बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम गैसेस वाले चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक अक्सर नए स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का बायस रहता है। नए स्टूडेंट्स को इसमें मौजूद जो टर्म्स हैं, जो इसकी कैलकुलेशंस हैं, उनको समझने में मुश्किल रहती है। तो इसलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं, जो कैलकुलेशंस मौजूद हैं, उसको आसान ज़बान में आपको समझाया जाए ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो टॉपिक का नाम है वैन डर वाल इक्वेशन, या इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखते हैं कि वैन डर वाल इक्वेशन है क्या। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ी जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन है PV = nRT। ये इक्वेशन तमाम आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर हमने आइडियल गैस का प्रेशर मालूम करना हो या वॉल्यूम मालूम करना हो तो इस इक्वेशन की मदद से इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी। उसके हमने कोई 10-12 पोस्टुलेट्स पढ़े। वो थ्योरी भी, उसके तमाम पोस्टुलेट्स भी आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं, अब रियल गैस के केस में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल भी हो सकती हैं, वो नॉन आइडियल भी हो सकती हैं, डिपेंड करता होता है कंडीशंस के ऊपर। तो डिटेल से लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो रियल गैसेस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ खास कंडीशंस में रियल गैसेस आइडली बिहेव करती हैं। कंडीशंस चेंज कर दो तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, रियल गैसेस का नॉन आइडियल हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स हैं वो रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आइडियल गैसेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन जब हम रियल गैसेस की या नॉन आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो वो दो पोस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रियल गैसेस के ऊपर या नॉन आइडियल गैसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो आइए उन पोस्टुलेट्स को देखते हैं कि वो कौन से दो पोस्टुलेट्स हैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहला पोस्टुलेट है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब जिस कंटेनर के अंदर गैस बंद है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में जो प्रेशर होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को हम टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं। अब हमें पता है कि आइडियल गैस के केस में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे। लेकिन अगर हम इन तमाम मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके, कंप्रेस करके एक जगह के ऊपर लेके आए तो ये इतनी जगह के ऊपर आके इकट्ठे हो सकते हैं, बहुत कम जगह के ऊपर आके ये इकट्ठे हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके अंदर गैस बंद है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है अगर हम इनको कंप्रेस करके एक जगह ऊपर लेके आते हैं, और ये इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है। तो आइडियल गैस के केस के अंदर ये वाला जो वॉल्यूम है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, ये नेग्लिजिबल है। इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेशन में नहीं लेके आते। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल गैस की या नॉन आइडियल गैस की, नॉन आइडियल गैस में चूँकि गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और नॉन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को या रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम हार्ड स्फीयर कंसिडर करते हैं, साइज़ इनका बड़ा होता है। चूँकि गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, गैस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं। इसलिए वैन डर वाल ने ये कहा कि जब गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है तो ये वाला वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हमें कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना पड़ता है। इस वॉल्यूम का नाम भी है, इसको हम कहते हैं अफेक्टिव वॉल्यूम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है इसको अफेक्टिव वॉल्यूम, या इसको कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आइडियल गैस के केस में जब गैस आइडियल होती है उस केस में इस वॉल्यूम को, जिसे हम अफेक्टिव या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, इसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब गैस रियल या नॉन आइडियल होती है उस वक़्त इस वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे हमें कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना पड़ता है। और इस पास्टुलेट का डायरेक्ट रिलेशन है गैस के वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब है जब गैस नॉन आइडियल या रियल होगी तो हमें इस टर्म में कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो वैन डर वाल ने हमें बताया, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला पास्टुलेट तो ये था कि नॉन आइडियल या रियल गैस के केस में इस वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसे हम अफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम यह सिर्फ इसको रिप्रेजेंट बी के साथ किया है ताकि दूसरे वॉल्यूम के साथ ये मिक्स ना हो सके। सेकंड, दूसरा पास्टुलेट, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये पोस्टुलेट भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कोई उनके दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। लेकिन जब गैस कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं रियल गैस के, तो वैन डर वाल ने ये कहा कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज ऑपरेट कर सकती हैं। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन किसके साथ है? प्रेशर के साथ। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, अगर हम इसे रियल गैसेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें इसकी वॉल्यूम वाली टर्म भी करेक्ट करनी पड़ेगी और इसकी प्रेशर वाली टर्म को भी करेक्ट करना पड़ेगा। दोनों टर्म्स अगर हम करेक्ट करेंगे तो इसी इक्वेशन को हम रियल गैसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैन डर वाल ने हमें यही बताया कि इन दोनों टर्म्स को हमने कैसे करेक्ट करना है, इस वॉल्यूम को कैसे हमने कैलकुलेशन के अंदर लेके आना है, इफेक्टिव वॉल्यूम को, और प्रेशर को हमने कैसे करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को देखते हैं कि उसने वॉल्यूम की किस तरह से करेक्शन की, वॉल्यूम करेक्शन। अभी हमने बात की कि जब गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर सकती हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर सकती हैं। और जब गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है तो इस वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम फ्री, जो गैस का फ्री वॉल्यूम है वो इक्वल होता है टोटल वॉल्यूम के। फ्री वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? गैस के टोटल वॉल्यूम के। फ्री वॉल्यूम का मतलब समझ लो, फ्री वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स आदादाना हरकत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उस वॉल्यूम को हम फ्री वॉल्यूम कहते हैं। अब आइडियल गैस के केस में हमने कहा कि ये वॉल्यूम निग्लिजिबल है, जिसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। चूँकि ये निग्लिजिबल है, इसको निगलेक्ट करने का मतलब है कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर रहे हैं। जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि तमाम जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इस वॉल्यूम को, गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया तो तमाम वॉल्यूम जो होगा वो फ्री होगा। यानी तमाम वॉल्यूम के अंदर कोई भी चीज़ आज़ादाना मूव कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं आइडियल गैस के केस में जो फ्री वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के ही इक्वल होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस मौजूद नहीं है। इसको ऐसे समझ लो कि इस कमरे के अंदर अगर एक कॉर्नर के अंदर एक चारपाई रख दें तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा, वो वॉल्यूम फ्री नहीं रहेगा। फ्री वॉल्यूम उसके अलावा होगा जिसके अंदर हम घूम फिर सकते हैं, बाकी सारा कमरा खाली पड़ा हुआ है, एक साइड के ऊपर एक चारपाई पड़ी हुई है, तो वो वॉल्यूम फ्री नहीं है, यानी उस वॉल्यूम में हम घूम फिर नहीं सकते। बिल्कुल सेम यही केस यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो ये वॉल्यूम फ्री नहीं है, ज़ाहिर बात है। लेकिन चूंकि हमने इस वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम अब फ्री है। जो इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है वो फ्री पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया। ये है इन केस ऑफ आइडियल गैस। लेकिन इन केस ऑफ रियल गैसेस, चूँकि हमें इस वॉल्यूम को कैलकुलेशन के अंदर लेके आना पड़ता है, तो इन केस ऑफ रियल गैसेस ये बनेगा वॉल्यूम फ्री। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास फ्री वॉल्यूम आएगा। क्योंकि अब हमने इसको निगलेक्ट नहीं करना, अब ये वाला वॉल्यूम तो ऑक्यूपाइड है,
टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है जिसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, बाकी वॉल्यूम फ्री है। तो टोटल वॉल्यूम में से हम अगर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्री वॉल्यूम आ जाएगा, यानी वो वॉल्यूम जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू V माइनस बी। ये फ्री और ये टोटल ये साथ आपको समझाने के लिए लिखते हैं, अगर इसको ना भी लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसको देखें V इज इक्वल टू V माइनस बी, अब अगर इसी इक्वेशन को हम एक से ज़्यादा मोल्स के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू V माइनस एन बी। तो इस तरह से वैंडर्स वाल ने वॉल्यूम वाली टर्म को करेक्ट किया। उसने इस टर्म को जो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसे भी कैलकुलेशन के अंदर ले आया, किन गैसेस के लिए, रियल या नॉन आइडियल गैसेस के लिए। अब ये जो बी है इसको हम अफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये फॉर 1 मोल। अगर हम गैस के 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा मोल्स के लिए बात करेंगे तो फिर हम वॉल्यूम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपने समझना है। B इज़ इक्वल टू 4Vm। ये क्यों होता है? B हमें पता है क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। Vm इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी गैस का जो 1 मोल होता है, गैस का 1 मोल जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 10⁻23। गैस के इतने मॉलिक्यूल्स जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। अब B जो है ये मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना क्यों होता है? हम ये कंसिडर करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं रियल गैस के, वो रिज्ड हार्ड स्फीयर होते हैं। जब वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में भी आते हैं तो उनके दरमियान जो वॉइड्स हैं, जो स्पेसेस हैं, वो बाकी रहती हैं। सपोज़ गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लेकर आए हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल इस स्टेट के अंदर भी आएंगे, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर, तो इनके दरमियान ऐसे खला रह जाएंगे, ऐसे वॉइड्स रह जाएंगे, ऐसी जगह रह जाएंगी जिनको गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। ये वाली जो जगह हैं इनको गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर हैं तो इनके दरमियान ये वॉइड्स, ये जगह बचेंगी। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स ने इनको ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। लेकिन जब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को काउंट करेंगे तो ये जगह भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के अंदर ही जाएंगी। हालांकि इनको गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, लेकिन ये वाले जो वॉइड्स हैं ये भी किस वॉल्यूम के अंदर जाएंगे? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के अंदर। इसीलिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वॉइड्स भी इसी वॉल्यूम के अंदर काउंट होते हैं। फिर समझ लो मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जो गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा जब उनके दरमियान कोई वॉइड्स नहीं होंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई वॉइड्स वगैरह नहीं होंगे, उस कंडीशन में गैस का 1 मोल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर होते हैं, जब ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में भी होते हैं तो इनके दरमियान वॉइड्स आ जाते हैं। ये वॉइड्स भी अब इसी वॉल्यूम में काउंट होंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के अंदर। इसीलिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है ये मोलर वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर करेक्शन की। जो वॉल्यूम करेक्शन हमने की वो मैंने साइड पे लिख दी है। ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज़ की जा सकती है, डिपेंड करता है कि हम 1 मोल के लिए लिख रहे हैं या एक से ज़्यादा मोल के लिए।
तो प्रेशर करेक्शन को आपने शुरू से ज़रा अच्छी तरह समझना है। अगर ये शुरू वाली बातें आपको समझ में आ गई तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वैंडर्स वाल ने प्रेशर वाली टर्म को कैसे करेक्ट किया। नाउ लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रियल गैस मौजूद है हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में। कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट अस सपोज ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर, इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ए टाइप मॉलिक्यूल और बी टाइप मॉलिक्यूल। ए टाइप जो मॉलिक्यूल हैं ये वाल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वाल्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ताकि ये वाल्स के साथ टकराएं और प्रेशर एक्सर्ट करें, और जो बी टाइप मॉलिक्यूल्स हैं ये इन ए टाइप मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अब इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि गैस अगर अमोनिया गैस है तो कंटेनर के अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स अमोनिया के ही होंगे। ये ए टाइप वाला मॉलिक्यूल भी अमोनिया का ही होगा और जो बी टाइप वाले मॉलिक्यूल हैं वो भी अमोनिया के ही होंगे। ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर लेते हैं ए टाइप के अंदर और बी टाइप के अंदर। ए टाइप हम उनको कह लेते हैं जो वाल्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टकराने के लिए, और बी टाइप हम उनको कह लेते हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को ए टाइप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। गैस एक ही होगी कंटेनर के अंदर, गैस डिफरेंट नहीं होगी। तो ये वाला मॉलिक्यूल जब एंटीरियर में होगा, एंटीरियर कहते हैं कंटेनर के दरमियान को, जब एंटीरियर में होगा तो तमाम तरफ से अट्रैक्शन इक्वल होगी। जितने मॉलिक्यूल इसको राइट से अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ही लेफ़्ट से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जितने इसको ऊपर से अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ही नीचे से, यानी एंटीरियर में इस मॉलिक्यूल के ऊपर तमाम तरफ से अट्रैक्शन इक्वल है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल ए टाइप मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वाल के करीब पहुंचता है तो जो सामने वाले फ्रंट वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो गायब हो जाएंगे, वो वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल रह जाएंगे जो इसको पीछे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? कौन से मॉलिक्यूल रह जाएंगे जो इसको पीछे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? यानी सामने वाली फोर्स ख़त्म होगी, जो सामने से इसको खींच रहे थे वो ख़त्म हो गए, सिर्फ कौन से रह गए जो पीछे से इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है कि जब कोई चीज़ आगे की तरफ भाग रही हो और पीछे से कोई उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचे तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये इस वाल के ऊपर उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा जितना इसने पहले एक्सर्ट करना था। जितनी वेलोसिटी के साथ ये ए मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर इतनी ही वेलोसिटी के साथ जाकर ये टकराता दीवार के साथ तो हम कहते हैं इसका जो प्रेशर होना था वो आइडियल होना था, जो इसका प्रेशर होना था वो आइडियल, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल वाल के करीब पहुंचा, ये सामने वाले मॉलिक्यूल गए, सिर्फ पीछे वाले मॉलिक्यूल रह गए। जब पीछे वाले मॉलिक्यूल्स ने इसको अपनी तरफ खींचा तो इसकी वेलोसिटी कम हुई, इसकी स्पीड कम हुई। जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये वाल के ऊपर भी कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऐसे समझ लो कि एक चीज़ जो है, एक बॉल दीवार के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराती है और एक बॉल जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराती है। तो जो ज़्यादा स्पीड से टकराएगी वो ज़्यादा प्रेशर डालेगी, ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, और जो कम स्पीड से टकराएगी वो कम इम्पैक्ट डालेगी, कम प्रेशर डालेगी। चूँकि ये मॉलिक्यूल इसके मुकाबले में अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई यहाँ पे, तो ये कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर किस वजह से कम हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, जो पीछे से मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर लेसेंट। प्रेशर लेसेंट यानी जो प्रेशर कम हो रहा है, और इसको P स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर लेसेंट को ऊपर स्लैश डाल देते हैं, तो इसको याद रखना है कि जब भी P के ऊपर स्लैश लिखा होगा तो इसका मतलब हम प्रेशर लेसेंट की बात कर रहे हैं। प्रेशर लेसेंट किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू बैकवर्ड पुल। बैकवर्ड पुल, जो पीछे से मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर कम हो रहा है उसको हम प्रेशर लेसेंट कहते हैं और उसे P स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर तो इतनी ही वेलोसिटी के साथ ये मॉलिक्यूल टकराता तो इसका प्रेशर आइडियल होना था, यानी टोटल प्रेशर जो है वो आइडियल प्रेशर के इक्वल होना था अगर गैस का मॉलिक्यूल इतनी ही वेलोसिटी के साथ टकराता। ये किस केस में ट्रू होता है? ये आइडियल गैस के केस में।
ये आइडियल गैस के केस में ये ट्रू होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं होती वहाँ पे, तो जो ये मॉलिक्यूल प्रेशर डालेगा वो आइडियल प्रेशर के इक्वल होगा। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है रियल गैस के केस में टोटल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम हो जाएगा। कितना कम हो रहा है ये हमने बात की, उसको उस क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P स्लैश से। तो आइडियल प्रेशर से कितना कम हो रहा है, P स्लैश। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल, रियल गैस का ये मॉलिक्यूल इस दीवार के ऊपर जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो आइडियल प्रेशर से कम है। कितना कम है, P स्लैश। अब P स्लैश जो है क्या है, ये प्रेशर लेसेंड है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कम हो रहा है। जितनी ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी प्रेशर लेसेंड की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर हम यहाँ से आइडियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो P स्लैश को इस साइड पे ले आओ। प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर टोटल प्लस P स्लैश। ये आइडियल और टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिखना हो तो लिख दो, ना लिखना हो तो ना लिखो। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू P प्लस P स्लैश। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि ये आइडियल प्रेशर के लिए, ये टोटल प्रेशर के लिए, और ये प्रेशर लेसेंड है। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ से प्रेशर लेसेंड की वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रेशर लेसेंड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रेशर कम हो रहा है। तो वही हमने देखना है कि प्रेशर लेसेंड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो प्रेशर लेसेंड होता है P स्लैश, ये होता है AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, इसके इक्वल, और A ओवर V स्क्वायर। इसी को हमने प्रूफ करना है कि जो प्रेशर लेसेंड है वो इसके इक्वल किस तरह से आता है। तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। देखो, प्रेशर लेसेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप। मैंने आपको क्या कहा, कंटेनर में दो तरह के मॉलिक्यूल हमने सपोज किए, A टाइप मॉलिक्यूल और B टाइप। A टाइप जो वाल के तरफ बढ़ रहे हैं टकराने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, B टाइप जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये भी मैंने आपको बताया जितनी ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही प्रेशर लेसेंड भी ज़्यादा होगा। जितने मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर ज़्यादा होंगे, A टाइप मॉलिक्यूल और B टाइप मॉलिक्यूल, उनकी जितनी तादाद, जितनी कंसंट्रेशन इस कंटेनर के अंदर ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर लेसेंड भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो प्रेशर लेसेंड भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो प्रेशर लेसेंड है वो A टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और B टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, यानी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी तादाद ज़्यादा उतना प्रेशर लेसेंड भी ज़्यादा। और जो कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं ये होते हैं मोल पर वॉल्यूम। क्या होते हैं, मोल पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की जगह पे, A और B की कंसंट्रेशन की जगह पे इसके यूनिट लिख देते हैं। प्रेशर लेसेंड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह पे भी मोल पर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह पे भी मोल पर वॉल्यूम। मोल से मोल मल्टीप्लाई कर दो N स्क्वायर, वॉल्यूम से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो V स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो हमें पता है इक्वल साइन लगाने के बाद कोई कांस्टेंट आता है, तो ये आएगा P स्लैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। यहाँ पे A जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। गैस की अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ये कांस्टेंट है, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी ही इस कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और हर गैस के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। अगर गैस के 1 मोल हो, फॉर वन मोल ऑफ गैस के 1 मोल के लिए, फिर आपको पता है कि N इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है गैस के 1 मोल के लिए, तो ये 1 हो जाएगा N स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P स्लैश इज़ इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो P स्लैश होता है ये AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के इक्वल होता है, या A ओवर V स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस इक्वेशन में P स्लैश की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास प्रेशर करेक्शन आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करो जी, P इज़ इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये भी पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी, या अगर 1 मोल के लिए लिखना हो तो ये वाली वैल्यू वो बन जाएगा P इज़ इक्वल टू P प्लस A ओवर
वी स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, डिपेंड करता है हम कितने मोल्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गई प्रेशर करेक्शन रियल गैसेस के केस में या नॉन आइडियल गैसेस के केस में। तो अब इन दोनों करेक्शंस को उठा के हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वेंडर्स वाली इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन जिसकी मदद से हम रियल गैसेस का प्रेशर या नॉन आइडियल गैसेस का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं एक से ज़्यादा मोल्स के लिए। P की जगह पे लिख देंगे P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, ये प्रेशर करेक्शन हो गया। वॉल्यूम करेक्शन क्या था, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, ऐसे ही आएगा। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसे, या अगर इसे 1 मोल के लिए लिखना हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए n इज इक्वल टू 1, तो तमाम n's को यहाँ से ख़त्म कर दो, ये बन जाएगा P प्लस A ओवर V स्क्वायर, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। फिर आ जाएगा V माइनस B इज इक्वल टू RT। इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है अगर गैस के 1 मोल के लिए लिखना हो वेंडर्स वाल इक्वेशन को। तो इसमें याद रखना है कि जो A और B है ये कांस्टेंट है। A कांस्टेंट होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए और B जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू जितनी छोटी होंगी गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियलिटी की तरफ जाएगी। जितनी इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू कम होंगी, छोटी होंगी, गैस उतनी ही आइडियलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगी। और अगर इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होंगी तो उतनी ही गैस की नॉन आइडियलिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। अब A और B के यूनिट्स के बारे में भी पूछ लेता है। तो B तो सिंपल वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट हमें पता है क्या होते हैं, डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होते हैं SI और नॉन SI यूनिट। A के अगर हम यूनिट्स की बात करें, जो ये वाला A कांस्टेंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसके अगर यूनिट निकालने हो तो यहाँ से निकालेंगे P इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। A की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगी V मल्टीप्लाई हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। तो अगर हम इसके SI यूनिट्स मालूम करना चाहते हैं तो फिर प्रेशर के भी SI यूनिट पुट कर दो और वॉल्यूम के भी SI यूनिट पुट कर दो। अगर नॉन SI मालूम करना चाहते हैं तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के नॉन SI पुट कर दो। तो SI यूनिट क्या होते हैं प्रेशर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के SI यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो मीटर क्यूब का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओवर n मोल्स है, मोल्स तो मोल्स ही रहेंगे, मोल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर्स पर मीटर स्क्वायर मीटर 6 ओवर मोल का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको मीटर को मीटर के साथ कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो। ये +6 है, ये -2 है, +6 और -2 ये प्लस का 4 रह जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर 4 ओवर मोल स्क्वायर। तो ये इसके SI यूनिट्स आ जाएंगे A के। अगर नॉन SI निकालने हो तो फिर प्रेशर के नॉन SI यूनिट ATM होते हैं, ATM पुट कर दो। वॉल्यूम के डेसीमीटर क्यूब होते हैं, डेसीमीटर क्यूब पुट करके इस तरह से आप इसके नॉन SI यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आप खुद कर लेंगे, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वेंडर्स वाल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वेंडर्स वाल ने किस तरह से वॉल्यूम वाले टर्म को और प्रेशर वाले टर्म को करेक्ट किया और फिर उसे इस इक्वेशन में पुट करके एक नई इक्वेशन ड्राइव की जिसे हम रियल गैस इक्वेशन या वेंडर्स वाल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।